हेलो अब्दाली। हेलो मैम। हाँ। हाँ आपको बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ मैम। ओके। हाँ तो प्लीज माइक डू म्यूट मत। रेस्पॉन्ड, ओके। और कुछ भी रहेगा तो ओके ऑडियो मैम। रिकनेक्ट करो, चैट बॉक्स पे डालो, ठीक है? हाँ मैम, आप हैं। ओके ओके। हाँ अब्दाली, मैं पूछ रही थी कि आपके कॉलेज में स्टार्ट हो गया है पढ़ाई हिंदी का? नहीं मैम, अभी कुछ भी नहीं? स्टार्ट नहीं है। अभी नहीं कुछ मैम। भी स्टार्ट नहीं है? अच्छा, कल जो आपने निराला भाई लेसन भेजा, हाँ मैम। तो वो सेकेंड लेसन है ना? हाँ मैम, फर्स्ट आप, पोएम है। अच्छा, आपके पास बुक्स है? हाँ मैम। ओके। और तो बुक्स का ये हिंदी का पीडीएफ है क्या आपके पास? कोई लिंक है? मेरे पास मैम है लेकिन वो। पीडीएफ, मेरे पास पीडीएफ है बट स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं खुले उसमें, पता नहीं क्यों। अच्छा। मैं अंजना भी मैम, सुबह। हाँ ट्वेल्थ हाँ का सर। ट्वेल्थ का हिंदी का पीडीएफ मेरे पास है। मैं हाँ आपको तो सर। व्हाट्सएप पे भेजूँ क्या? हाँ सर, भेज दो ना। हाँ ठीक तो मुझे आसान हो जाएगा। है। अब्दाली, कैन आई ऑल्सो सेंड इट टू यू? कैन यू शेयर द स्क्रीन? यस। हाँ, ओके, आई विल सेंड इट टू बोथ ऑफ यू। यस। जस्ट गिव मी वन ओके मोमेंट। ओके। अब्दाली, वो आपके साथ जो एक थी, क्या नाम था? राबिया। राबिया हाँ मैम। वो, हाँ वो क्यों नहीं हिंदी का क्लास नहीं ले रही है? पता नहीं मैम। अच्छा, आपसे बात नहीं हुई उसकी? नहीं नहीं। ओके। आप लोग 11th में तो एग्जाम दिए नहीं थे ना? सेकेंड सेमेस्टर डायरेक्ट आया ना नहीं 12th में? मैंने दिया ना फिर मैम, मैंने दिया ना। आपका हुआ था? हाँ मैम। ओके। एक बार जाविया से आप मतलब बताना कि क्लास शुरू हो गया। आज आपका फर्स्ट डे है ना? हाँ मैम। जाविया से भी एक बार पूछ लेना, नहीं तो फिर वो आएगी तो फिर उसको अलग से फिर एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। हाँ मैम। तो आप बोलो कि क्लास शुरू हो गया है। तब तक मैं ना, जब तक सर भेज रहे हैं तब तक मैं ऐसे ही आपको लेसन के बारे में बता रही हूँ। देखो, ये निराला भाई जो है, ये लेसन आपका सेकंड लेसन है। इसे हाँ महादेवी मैम। वर्मा ने लिखा है, ठीक है? हाँ मैम। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ है। और यह जो है एक संस्मरण है। संस्मरण में समझ रहे हो? याद है। महादेवी वर्मा जो है, इसकी हाँ विधा मैम। मतलब विधा कहो, आप विधा में कह सकते हैं कि यह एक संस्मरण है। इसकी विधा जो है संस्मरण है, मीन्स याद किया हुआ। वो जो है अपना निराला के ऊपर, निराला भी एक कवि ही है देखो। निराला भी हाँ मैम। कवि, लेखक ही है। महादेवी वर्मा भी लेखक है। और इसमें देखो एक और नाम आया है ना, मैथिली शरण गुप्त आया होगा, वो भी हाँ लेखक है। ये सब लोग लेखक ही हैं। तो महादेवी वर्मा जो है, निराला के ऊपर जो है अपना एक याद है जो उसको उन्होंने लिखा है कहानी के रूप में। हाँ और मैम। निराला भाई को अपना भाई मानी है, राखी बांधी है। ओके। तो हाँ मैम। और निराला भाई बहुत ही, दूसरे पैसेज में आएगा कि बहुत ही दानी थे। सबका हेल्प करते रहते थे, सहायता करते थे सबका। ओके। तो उस उनके मतलब उनके हाँ मैम। बारे में पूरा वो लंबा चैप्टर है आपका, बड़ा है। तो उनके बारे में ही महादेवी वर्मा ने निराला के बारे में सब कुछ लिखा है कि वो कितने अच्छे इंसान थे। खुद अपने पास कुछ नहीं रहती थी लेकिन वो दूसरों का हेल्प जरूर करते थे। ओके। सर भेजते हैं तो फिर उसको ट्राई करते हैं। वैसे आपका जो आया था लेसन वो भी हो सकता था, लेकिन उसमें लेसन का एक्सरसाइज आपने नहीं भेजा था ना। आया अब्दाली, देखो।
क्या मैम? सर का पीडीएफ आया क्या? हाँ नहीं नहीं, आया। मेरे को नहीं है मैम। अब्दाली आप शेयर कर रहे हो आया कि मैं मैम। करूं? मैम आप कर दो। हाँ मैं करूं? आप ओके करो आप। हाँ, मैम। ओके बेटा। अरे, वो बात हेलो। हाँ मैम। ओके देखो ये आपकी बुक है। हाँ मैम।
हाँ देखो नीरा भाई, ओके निराला भाई अब्दाली, आप रिप्लाई जरूर करना तो मुझे पता चलेगा कि आप, हाँ आपको मेरी आवाज जा रही है। देखो ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च को 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। और ये जो है साहित्य, हिंदी साहित्य की जगत में बहुत चर्चित है। मालूम है आपको, हर क्लास में इनका कोई ना कोई कहानी रहता ही है महादेवी वर्मा का, ठीक है। इन्होंने प्रमुख कृतियां के बारे में ज्यादा राइटर के बारे में तो पूछता नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं वो करूंगी, बताऊंगी। हाँ विधा बता देती हूँ कि इस कहानी की विधा है संस्मरण है, ठीक है। संस्मरण विधा अपनी विशिष्ट स्थान रखती है क्योंकि जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों को प्रकट करती है, ठीक है। जैसे आप हैं, आप अपनी कोई बचपन की यादें जो अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, संस्मरण विधा हो जाएगी। उसका विषय क्या हो जाएगा, संस्मरण, मतलब स्मृति के आधार पर, यादों के आधार पर जो है व्यक्ति के संबंध जो है, यह ग्रंथ को स्मरण साहित्य कहते हैं, ठीक है। अब पाठ में देखो, मैंने पाठ में पहले ही बताया है कि जो है नीरा जो है साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। फक्कड़ मीन्स मस्त मौला थे, ठीक है। निर्धनता में जीवन यापन करते रहे, निर्धन रहे, क्योंकि वो जो है हमेशा अपने पास रहे या न रहे दूसरों की सहायता करते थे। दूसरों के आर्थिक दुखों का जीवन, अपना जीवन चलाने के लिए, ठीक है। निर्धनता में जीवन यापन मतलब अपनी जो पूरा जीवन जो है गरीबी में बिता दिए, ठीक है। जीवन यापन मीन्स जीवन को बिताना, तो अपना पूरा जीवन जो है गरीबी में बिता दिए और दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ वो स्वयं ढोते थे। उन परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। मतलब उनके साथ परिवार के, देखो ये रियल लाइफ में तो अभी भी ऐसा होता है कि जिसके पास बहुत धन है, बहुत संपन्न रहता है, उसके दोस्त मित्र ज्यादा रहते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं रहता है, गरीब रहता है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। तो ये भी जो है ना बहुत मतलब एकदम फक्कड़ थे, निर्धन थे। तो वो जो उनके मतलब वो उनके जो परिवार से उनको जो वियोग मिला था, उसकी व्यथा जो है वो अपने दुख को जो है अपने काव्य में उतार दिया, मतलब अपनी रचनाओं में उसको लिखा उन्होंने। अतिथि करने में उनका अपनापन देखने ही बनता था, लेकिन इनके दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए तो उसको वो बहुत उसका स्वागत सत्कार करते थे, क्योंकि पहले के लोग अतिथि को देवता भी समझते थे, ईश्वर का रूप, तो वो भी उसका बहुत स्वागत करते थे। इस लेसन में आएगा कि उन्होंने अपने अतिथि का कैसे सत्कार किया, पैराग्राफ सेकंड में आएगा, ठीक है। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता और उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करता है इस कहानी में। उनका व्यक्तित्व तो लोहे के समान दृढ़ था और हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। मतलब उनका जो विचार था, ठीक है, वो उनका मतलब उनका हृदय जो था, उनका दिल जो था बहुत ही दयालु था, ठीक है। तरलता से ओतप्रोत था मीन्स बहुत ही दया भावना से भरे हुए थे, और उनका जो व्यक्तित्व था वो लोहे के समान दृढ़ था। मतलब उनका स्वभाव जो था एकदम निश्चित था, मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहते थे, एकदम दृढ़ थे, और स्वभाव जो है उनका हृदय एकदम निर्मल और दया था। हाँ, और वे मानवता के पारित थे। मानवता जो है वो बहुत अच्छी तरह से का मतलब मानवता मीन्स इंसानियत के, मतलब इंसानियत उनके अंदर था, सबको अच्छी दृष्टि से देखते थे, और इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। और महादेवी वर्मा जो है उनके इन्हीं सब गुणों को जो है अपने लेख द्वारा प्रस्तुत किया है। हाँ, और हम ये ध्यान सुनना, तो हमको ऐसा लगेगा कि हार्ड वर्ड है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। देखो, एक युग बीत जाने पर मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रु मुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। मतलब महादेवी कहती हैं, लिखती हैं कि एक युग बीत गया, मीन्स एक वर्ष बीत गया, उनकी जो स्मृति है, मतलब उनकी यादें जो हैं, एक घटा भरी हुई अश्रुमुखी सावन पूर्णिमा की रेखाएं जो है, सावन पूर्णिमा में कैसे उजाला होता है ना बहुत,
तो उस मतलब एक उजाले जैसा जो है उनके मन से जो है वो यादें नहीं मिट पा रही हैं। ठीक है, उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं, और कह रही है कि जो उन रेखाओं का जो मतलब जो यादें उनके दिमाग से हट नहीं रहा है, वो पता नहीं कैसे जो है उनकी व्यथा से, उनके दुख से जो है गीले हो चुके हैं। अब तक सूख भी नहीं पाए हैं, उड़ना तो दूर की बात है। मतलब उन यादों से वो इतनी मतलब वो हो गई है कि सरोबार हो गई है, उसमें डूब गई है कि मतलब वो उसको दूर नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो उस दिन मैं बिना कुछ सोचे समझे हुए भाई निराला जी से पूछ बैठी थी कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे की ड्रो राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। तो एक दिन क्या हुआ ना कि निराला भाई से जो है महादेवी वर्मा पूछी कि भाई आप मतलब आपको किसी ने आज तक राखी नहीं बांधा? ठीक है, आपकी कलाई क्यों सूनी है? कोई बहन नहीं है, इतने राखी लेकर घूमते हैं यजमान मतलब। देखो जरूरी नहीं है कि बहन ही राखी बांधे, ये आजकल पंडित लोग जो होते हैं, यजमान होते हैं जो, वो लोग भी राखी बांधकर और पैसे लेते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि कोई यजमान जो खोजियों का चित्र था वो मतलब कोई घूमने वाला भी नहीं बांधा। उनके प्रश्न को मतलब पर वो जो क्वेश्चन की थी निराला भाई से, उस क्वेश्चन को वो उन्हें चौंका दिया था। वो खुद ही जो है आश्चर्य हो गई थी। तो फिर क्या इनसे क्या कहता है, कौन बहन हम जैसे भुक्खड़ भाई को बनावेगी? तो कह रहा है कि हमारे जैसे भुक्खड़ इंसान को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, उसको कौन सी बहन अपना भाई बनाएगी, है ना? तो मैं उत्तर देने वाले के एकांकी जीवन की व्यथा थी, यह चुनौती, यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ में अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों ने भारती की अर्चना भी की है, और वर्तमान बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। देखो, जब उन्होंने क्वेश्चन पूछती हैं कि मतलब आपको राखी किसी ने नहीं बांधा, तो वो बोलते हैं कि हमारे जैसे गरीब को कौन राखी बांधेगा। और तो उनके इस उत्तर को सुनकर उनके एकांकी जीवन मीन्स एकदम शांत जीवन जो था, अकेले रहते जो, तो उस वो मतलब एक चुनौती थी, उनके दर्द का एक चुनौती दिया था। ठीक है, यह कहना कठिन लग रहा था कि उस समय उनको ऐसा आभास हुआ कि इतने जो मतलब इतने अच्छे मधु वाले गीत जो सुमनों में भारतीय मतलब इतना अच्छा लेख, इतने अच्छे कवि होते हुए भी ये कितना मतलब कठिन श्रम साधना और उनकी श्वेत बिंदुओं से श्रृंगार किया है। मतलब उनके जीवन की व्यथा जो है से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आंक डाली है। और फिर कहती हैं कि दिन रात मतलब इतना वर्षों से सीमा पार करके जो अतीत के अक्षरों में आंसुओं से मतलब अपने दिल की बातों को जो उन्होंने चित्र कथाओं में डाल दिया था, लेख लिखते थे, इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन में मार्मिक झांकी मिल सकती है। मार्मिक मीन्स एकदम हृदय को छूने वाली। ठीक है, तो संवेदना पूर्ण और उन सबको संभाल सके, ऐसा एक चित्रधारा पा लेना सहज नहीं है। मतलब ऐसी एक चित्र की जो कहानी है चित्रधारा से, वो लेना एक सहज इतना ये को व्यवस्थित करने के लिए असफल प्रयासों का संस्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। फिर वो बताते हैं कि उनके अस्त व्यस्त में जो बिखरे हुए जीवन को व्यवस्थित करने का जो असफल प्रयास था, मतलब उन्होंने प्रयास किया था कि उनकी जीवन को सही तरह से कर दे, वह संस्मरण मुझे आज भी याद आता है तो हंसी आ जाता है। एक बार अपनी निर्भद उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं 300 रुपए मिले। देखो,
वो सहयोग से उनको कहीं से 300 रुपए मिले थे, तो वो पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। तो उनको जब 300 रुपए मिले तो उन्होंने महादेवी को दिया और कहा कि मेरा बजट बना दो कि हम ये 300 रुपया कैसे खर्च करेंगे। हाँ, तो जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। और हाँ, तो वो हफ्ते जो है उनका मतलब मैं इतना ध्यान रखती हूँ तो मेरा लिए कितना यह आसान नहीं होगा। वे मेरी चादर लंबी कर पाते न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते थे। और इस प्रकार एक विचित्र रकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। ठीक है। हाँ, सहयोग तो मतलब वो बोले कि वो 30 रुपया में जो है उनको क्या करना था, उनका बजट बनाना था। हाँ, तो वो उनका बजट बहुत अच्छी तरह से बना ली थी और ऐसा बजट बनाई थी जैसे अपने आप को बहुत महान समझती। यदि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले श्रेष्ठ माने। और ये कि मैं इतना बजट बनाया 100 में से वो सबसे अच्छा मिलेगा। वस्तु नमक से लेकर नापित तक का और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, ठीक है। जब लाला जी को आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ और कह रही कि मैंने इतना अच्छा बजट उनका सब बनाया था कि मुझे ही जो है अपने ज्ञान पे कि मतलब कितना गर्व, अपने को बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है। और दूसरे दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी और कह रही है कि दूसरे ही दिन से जो है इतना अच्छा बजट जो बनाई थी वो सब व्यर्थ होने लगा। कैसे होने लगा सुनो। वे सवेरे ही पहुंचे, 50 रुपए चाहिए। सुबह पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मुझे 50 रुपए जो है चाहिए। हाँ, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, मतलब किसी एक विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी का उनको उसका फीस भरना था। हाँ, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई और शाम होते होते फिर से किसी मतलब वो लेखक जो थे वो 60 रुपए देने का जरूरत पड़ गया। दूसरे दिन लखनऊ के किसी टांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रूप समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्सों में आ पड़ा। और कह रही हैं कि मतलब वो इतने दानी थे कि वो 300 रुपए जो मैंने उनके बजट के लिए हिसाब किताब में रखे थे वो 300 रुपया उन्होंने खत्म कर दिए सबकी मदद कर करके। और यहाँ ऐसा नौबत आ गया कि उनको जो है अपने हिस्से का पैसा उनको देना पड़ता था, मतलब महादेवी वर्मा को उनको देना पड़ता था। एक सप्ताह से मैंने समझ लिया कि ऐसे औढ़र दानी को रोका न जाए तो मुझे भी यह अपनी स्थिति में पहुंचा कर दम लेंगे। महादेवी वर्मा सोचती हैं कि अगर ऐसे दानी को, अवघड़ दानी मीन्स जिसको अपनी सूझबूझ नहीं हो, ऐसे ही दान करते रहेंगे तो एक दिन मुझे भी जो है अपने जैसा निर्धन बनाकर दम लेंगे। ठीक है। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया और कह रही कि फिर उसके बाद मैंने कभी उनका बजट नहीं बनाया, ऐसा मैंने कभी नहीं प्रेस की। ठीक है। बड़े प्रयत्न बनी रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए जो साधन मात्र है। कह रही है कि जो अपनी रजाई और कोट अपना मतलब वस्त्र भी वो दूसरों को दे देते थे, दूसरे के दुख को देख के अपना दान कर देते थे, तो उसके लिए अर्थ मतलब पैसा क्या चीज था। ठीक है, पैसा तो दे ही देंगे। जो अपना सामान नहीं अपने लिए रखता है, दूसरों को सहायता करता है, वो पैसा उसके लिए क्या है। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। तो करिए वो शाम जो था वो हमारे याद में, इसलिए मेरे यादगार में बहुत महत्व रखती है।
जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी के आतिथ्य ग्रहण करने आए थे। देखो मैथिली शरण गुप्त जी भी ना एक कवि ही थे, लेखक थे मतलब, और वो जो है निराला जी अतिथि बन के मेहमान बन के आए थे। देखो मेहमान बन के आए थे, मेहमान स्वागत वो कैसे करते हैं अभी। अब बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश, क्षीर अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। मैथिली शरण को अपने एकदम अंधेर मतलब सा उसमें एकदम हल्का सा प्रकाश जो था वो जल रहा था, अंधेरा था, और कैसे भी वो हल्के प्रकाश में सीढ़ियों से दिखाते हुए मार्ग अपने घर में ले गए। उस घर में जो है एकदम उनकी कठोर साहित्य में से एकदम जो सच्चे लेखक थे वो साबित हो रहा था, साक्षी था वहां पे। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा, पर तेल से खाली मिट्टी का दिया, मतलब दिया जलाए मिट्टी का, उस तेल था, केवल कपड़े का दिया था, कपड़े की बाती थी। अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। उनका कहना कि दिया नहीं था, लेकिन दिया का काम है जलना, इसलिए वो जो है दिया जो है जल रहा था अपने नाम का सार्थक बनाने के लिए। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर, मतलब वहाँ जो है न प्रकाश था, कोई सुख सुविधा था, गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। लेकिन जो घर का मालिक था उसका दिल जो था बहुत विशाल था और बहुत ही उसके अंदर अपनापन था। घर में कोई सुख सुविधा नहीं था, कुछ नहीं था, अंधेरा था, लेकिन दिल जो था बहुत बड़ा था घर के मालिक का, मतलब निराला जी का। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। कह रहे हैं कि अपने संबंध में बेसुध निराला जी जो थे अपने अतिथि की सुविधा के लिए एक सतर्क प्रहरी मीन्स रक्षक थे, ठीक है। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए, और वो कह रहे कि अतिथि के स्वागत के लिए वो एक घड़ा खरीद कर लाए नया, और उसमें गंगा जल लाए, और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। मतलब एक मान का है वो जाते थे और उन घर में अच्छे तरह से स्वागत किया और उन्हें बैठाया। तारों की छाया में, मतलब अंधेरा था, केवल तारों का प्रकाश था, तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना? यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। और कह रही हैं कि जब उनको वो गुप्त जी को जो है ट्रेन में बैठा तो वो मुझे जो है ये समाचार देना भूले नहीं, मेरे पास समाचार देने आए। फिर ऐसे ऐसे अवसरों की कमी नहीं, जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए तो घर में सामान नहीं है। और कह रहे असरो असर की कमी नहीं थी, जब वो अचानक ये कहने लगे कि लकड़ी और थोड़ा सा घी ये सब रखवा दो, क्योंकि मेरे घर में जब मेहमान आते हैं तो घर में सामान न रहे, ऐसा न हो कि अतिथि यहाँ भोजन करने करने आ जाए, बालकों जब विस्मय छलक जाता। मतलब उनके अतिथि जो है उनके यहाँ भोजन करें तो वो एक बच्चों जैसा बहुत खुश होते थे, आश्चर्य और बच्चों जैसा उनके अंदर झलकता था। जो अपना घर समझ कर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना हो। और बताते हैं कि जो उनके घर में आता है उसको दूसरे के घर में भोजन के लिए कैसे जाने देना। से बने से लेकर बनने का काम वे अतिथि देवता के सहर्ष करते। मतलब अतिथि के लिए वो जो बर्तन उसका मतलब सब कुछ करने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार हैं
जो इस देश की ग्रामीण किसान में मिलता है। और बोलती है महादेवी वर्मा कि आतिथ्य का कैसे स्वागत सत्कार किया जाता है, यह सब उनका जो है, जो पहले के किसान लोग करते थे, एकदम वही चीज उनके अंदर भरा हुआ था। उनकी व्यक्ति जाने में अवसर मिला है, और करी कि उनकी दुख का जो है, उनके अंदर कितना ज्यादा दुख था, वो जानने का उनको एक अवसर मिला था। श्री सुमित्रानंद दिल्ली टाइफाइड ज्वर से पीड़ित है। देखो सुमित्रानंद पंत जी भी लेखक ही हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली में जो थे, टाइफाइड इनको हो गया था, टाइफाइड फीवर से एकदम दुख में थे, पीड़ित थे मीन्स दुखी थे। इसी बीच खटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके सर्ववास की झूठी खबर डाल दी। और ऐसे कोई दिल्ली मतलब कोई जो है साधारण मतलब ऐसा न घटने वाला समाचार पत्र जो है झूठी खबर डाल दिया कि उनका सर्वनाश हुआ, ठीक, मतलब उनकी गई। निराला कुछ आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। और कह रही है कि ऐसा वो आ गए थे कि मैं उनसे जो है यह जो है समाचार छिपा भी नहीं पाई, ठीक है। हाँ, टाइम नहीं मिला। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही हो बैठते हैं। पर एक ऐसा समाचार जो मिलेगा ऐसा विश्वास नहीं था, ऐसे में तो निराला जी अपना तर्क की शक्ति मीन्स आपस में जैसे वाद विवाद करने की शक्ति खो बैठते। लड़खड़ा कर सोफे पे बैठ गए और किसी व्यस्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा उनको दर्द था इसका, जो सोफे पे मतलब लड़खड़ाते हुए बैठे और लग रहा था कि वो पाषाण में परिवर्तित मीन्स पत्थर के हो गए हैं, ठीक है, पाषाण मीन्स पत्थर। उनकी झुकी पलकों में घुटनों पर छूने वाली आंसू की बूंदे बीच में ऐसे चमक रही थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल। मतलब इस झुकी खबर से भी वो इतने छह गए कि उनके आंसू भी निकल रहे थे, ठीक है। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे राजी को सावना देने के लिए स्थिर हो पड़ा। और बोलती है कि तुम भी अस्थिर थे, मतलब वो भी अस्थिर थी, लेकिन निराला को जो है अपने निराला को भाई मानती थी ना, तो उसको जो है सावना देने के लिए उनको अपने आप को स्थिर करना पड़ा, शांत करना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। कि वो सुख में बैठे रह गए। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटा कर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तार मीन्स पहले देखो अभी तो कितना ट्विटर है, मैसेज है, व्हाट्सएप है, ये सब चीजें हैं, तुरंत मैसेज पहुंचते हैं। पहले जो तार था, ठीक है, डाकिया लेके जाता था, पोस्ट ऑफिस से होता था, तार जो है जल्दी पहुंच जाता था, पत्र की अपेक्षा तार जो है जल्दी पहुंच जाता था, वो शीघ्र मतलब पहुंचने वाला था। तो वही बोल रहे हैं कि उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में तब ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के ओस में भी दूर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो इतने बेचैन थे ना कि अपने घर पे नहीं गए और केवल खुले आकाश के नीचे रात भर वो अपनी रात गुजार दी, घास पे भीगी दूब, दूब मतलब घास होता है, गार्डन का घास, तो उसी में वो बैठकर सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी निस्तब्ध पीड़ा, तब वो कर उनकी कुछ हो सकी, मतलब उनको कुछ बोलने को हो सका, तब वो इतना ही कह सके कि हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती। कह रहे हैं कि अब मुझे भी जो है, कह रहे कि अभी अब मैं ये सब सुन के भी एकदम मन हो गया हूँ, मैं भी अब गिर जाऊंगा, क्योंकि रास्ता जो है उनके साथ रह के कम अखरता था और थकावट सोचकर ही थकावट होती है। मतलब ऐसी समाचार मिल जाती है तो, क्योंकि वो झूठी खबर थी, वो उनको टाइफाइड हुआ था, वो मृत्यु नहीं हुआ था, लेकिन ये एकदम घबरा चुके थे। पर उसका मिले धन कुछ
कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। और बोलते हैं कि पुरस्कार में जो भी उनको धन कुछ भी मिलता था, वे उसका उपयोग नहीं करते थे। अब पूछने पे कहते थे कि वो जो है संकल्पित धर्म है, उसका उपयोग करना अनुचित होगा। अरे जब मुझे धन मिला है तो हम यूज कर सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं करते थे। ओके, उन्हें व्यवस्थित करने के सब प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। कह रहे हैं कि मतलब वो व्यवस्थित जो प्रयास है, जो भी है, सब निष्फल रहा है, और मुझे उसका जो है आज कोई भी खेद नहीं है। खेद मीन्स यदि वे हमारे कल्पित साँचे में समा जाएं तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। कह रही है कि अगर उनकी विशेषता मतलब मेरी कल्पना के उसमें में आ जाए वो, तो उनकी विशेषता कुछ नहीं रह पाएगी। और युक्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तब बसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, अब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी मधुकरी क्या होता है? मधुकरी मीन्स मिनट मधु मीन्स होता है खाने के लिए, भोजन की दिशा। नहीं दिया है। मधुकरी भोजन की भिक्षा, भोजन की भिक्षा। भिक्षा मीन्स मांगना, भोजन मांगने जैसा। और नापित मीन्स नाई, कुहेलिक मीन्स कोहरा, अनगढ़ मीन्स जिन्हें व्यवस्थित गढ़ा न गया हो, संस्कृति मीन्स संसार, कोम्पल मीन्स तो मालूम है। मतलब मधुकरी वो अब भी खाते हैं, मतलब भोजन जो है अभी भी वो मांगकर ही खाते हैं। उसने जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, और बोल रहे हैं कि जिसकी मतलब वो है साहित्य, वो ही खाने से जो है वो साहित्य की मतलब उसको लेखन अच्छा कर पाते हैं। उसने मधुकरी मांग कर जीवन निर्वाह किया है, मतलब भोजन को मांग मांग के जो है खा के जीवन का निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। कि मतलब भोजन भी मांग कर खाने वाला इतना अच्छा लेखक जो था, कोई विश्वास करेगा? गेरू में दोनों मलिन, गेरू देखो एक कलर होता है, जोगिया कलर, तो मट्टी जैसा देखो गेरू, जब वो होता है ना गीला, रंगोली बनाते समय पहले गेरू लगाते हैं। हाँ मैम, हाँ, गीला मिट्टी जैसा होता है, मिट्टी के रंग का। तो गेरू में दोनों मलिन अधो वस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाल गए, इसका मुझे पता नहीं। एकादशी के सवेरे स्नान, एकादशी का दिन लोग पूजा हवन करते हैं। तो ये सब कर कर आदि जब निकले तो गौरिक परिधान पहन चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला केरू के पर्वत का कोई शिखर हो। मतलब उनके पास कपड़े भी अच्छे, ऐसा मटमैले कलर का कपड़ा था कि उनका इतना सुंदर शरीर था, वो भी उसी में जो है रंग गया था। इंसान जैसा वस्त्र पहनेगा वैसा दिखता है। बोले अब ठीक है, जहाँ पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, और कह रहे कि अब तो ठीक है ना, जहाँ भी मैं पहुंचता हूँ किसी भी नीम पीपल के नीचे कहीं भी बैठ जाता हूँ। 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे।
2 रोटियां कहीं भी बैठ जाते थे, मांग के खा लेते थे और गीत को लिखते थे, अपना मतलब वो कवि थे हम। हाँ, नवीन हाँ, और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैंने मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतः रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। मन में एक बार था कि क्या इस देश बैरागी पुरों की परंपरा छोड़ रखना चाहती है? क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति निराला जी में ही पाई? मतलब महादेवी वर्मा यह कहती है कि वो जो है वस्त्रों को भी नहीं धोते थे, साबुन की भी बचत हो जाती थी, और जो पेड़, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे तो पूरे क्या दुनिया में हर जगह पेड़ डलवाना पड़ेगा कि उनकी धूप से रक्षा हो सके? क्या ये मतलब उनके मन में यही प्रश्न होता था कि इस देश का मतलब इस देश की जो सरस्वती मीन्स ज्ञान उनके पास इतना था ना, जो ज्ञानी पुत्र हैं, जो बैरागी संत महात्मा हैं पुत्र, उनको ऐसे ही अछूत रखना पड़ेगा, ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा? इनका पैर पग रखने की शक्ति जो है इन निराला जी में ही पाई जाती है। मतलब निराला जी इतने अच्छे कवि उनके जीवन इतना कम में था, ठीक है। निराला जी जीवन और साहित्य सभी में असाधारण थे। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील डोल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनकी मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। और कह रहे हैं कि उनके अंदर ऐसा मतलब वो था कि वो किसी को भी अपना बना लेते थे। उनकी विशाल डील डोल मीन्स उनका बॉडी पर्सनालिटी जो था बहुत ही अच्छा था, हृदय में आतंक उत्पन्न कर देता था, मीन्स अच्छा था, वो मत हो जाता, किसी को भी अहमियता करती चली जाती थी। सत्य का मार्ग सरल है। सत्य मीन्स जो सच्चाई है उसका रास्ता जो है सरल है। तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वास पात्री पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। उनका कहना है कि मतलब सत्य जो है उसका मार्ग आसान है, और उसमें जो है वो जीवन की सत्य दृष्टाओं से जैसा सरल विश्वास है, ठीक है। और निराला जी इस परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी था उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, परंतु उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। कि जो अन्याय था, अन्याय वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, ठीक है। अन्याय को वो पहले ही अन्याय के प्रति वो लेख लिख के अपने हाथ से कठोर प्रहार करते थे, मतलब अपने लेख के द्वारा अन्याय के प्रति वो कठोर प्रहार कर देते थे। और उनकी आंखों की स्वच्छता मलिन द्वेष में तरंगित होती थी, और उन आंख में जो स्वच्छता थी एक मतलब उसमें जो है मिल जाती थी, उनकी मलिन द्वेष में तरंगित मिल जाती। ओठों की रेखाओं में निश्चित छाप है, है कि ओठों की जो खिंची हुई रेखा थी उसमें एकदम निश्चय की छाप है, मतलब वो निश्चित कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, ओके। पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती, और उसमें जो है वो क्रूरता मीन्स निर्दयी नहीं हो सकते थे, और किसी से घृणा भी नहीं कर सकते थे, घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। घृणा मीन्स दुश्मनी, किसी से नफरत करना, घृणा मीन्स नफरत करना, ठीक है। क्रूरता कायरता में ऐसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल से व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं था। भयभीत मतलब हाँ बेटा, भयभीत मतलब हाँ डाली, क्या बोले मैम? भयभीत मतलब भयभीत मीन्स डरा हुआ,
विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। मतलब कुछ जो किसी से डरते नहीं, किसी से नहीं होते थे, और जो है सबके प्रति भाव अच्छा था। किसी को भी था व्यंग मीन्स जानते हो ना, हंसी, किसी का उपहास करना, हंसी उड़ाना, ये जो के अंदर ही मेरा ये विचार से शांति और आचरण से शांति आ रही है। निराला जी का मतलब विचार ऐसा था जो एक नई दिशा देता था, उनका क्रांतिकारी थे। उसे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है, और वो उस एक हवा के समान है, आंधी के समान है, जिनसे भारी वस्तुएं जो है हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुएं भी उड़ ले जाती थी। मतलब उनके अंदर इतना ताकत था, इतने वो कॉन्फिडेंस के साथ लिखते थे कि उनके साथ भारी वस्तुएं भी उड़ जाती थी। उस मर्यादा समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध भर दिया ढोता फिरता है। कर समीर मीन्स हवा होता है, पवन। तो कह रही है महादेवी वर्मा लिखती हैं कि उस मंद मीन्स धीमा, उस धीमी हवा के जैसा, वायु के जैसा नहीं था कि जो सुगंध, देखो अक्सर जो है तेज हवा का जब झोंका आता है तो सुगंध आता है ना, कहीं से खुशबू उड़ा के लाती है, और जब धीमी धीमी हवा चलती है तो कहीं ना कहीं का दुर्गंध जो है लाती है, मतलब गंदा बास आता है ना। तो वही लिखा है कि उस मंद समीर जैसी, मतलब धीमी हवा के जैसी नहीं है उनकी वो विचार, कि जो अगर सुगंध नहीं मिलता है तो धीमी हवा जो है दुर्गंध का ही भार, मतलब दुर्गंध ही लेके आ जाती है। जिसे भी उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए। कह रही है कि जिससे वो अच्छा नहीं समझते थे, जो यूजफुल नहीं था, उसे वो उनका प्रति किंचित भी उसके साथ उनका मोह नहीं रहता था, चाहे वो वस्तुएं जो है नष्ट भी क्यों हो जाए, कम क्यों ना हो। उनका विरोध नहीं, चोट कठिन होती थी, और कह रहे हैं उनका विरोध करने वाले को चोट कठिन मिलता था। मतलब उनका जो विरोध, द्वेष मूलक जो थे, उनका विरोधी जो थे, इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। मतलब कहती हैं कि उनका संकल्प भी जो था बहुत ही औचित्य कर्म के, मतलब सौंदर्य की व्याख्या वो करते थे, मतलब एकदम कर्मवादी थे। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। कहती है कि मतलब उनको जो संवेदनशीलता था वही जो है उनकी बौद्धिकता भी उसी मात्रा में रहती थी, मतलब दोनों का बैलेंस बराबर था। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णतः समझने वाली बिरले मिलते थे, और उनको जो है जिसको उनका संतुलन बना था वो सब अनोखा ही रहा था, बेमिस अनोखा। ऐसे वो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता, और दूसरा उन्हें उत्कृष्ट व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे अपने निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उछली लेखाओं पर काली तुरी फेर का प्रतिशोध लेते रहे हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत दिवंतियां इस निम्न वृत्ति के संबंध में रखती हैं। मतलब महादेवी वर्मा है, वो पूरे स्वभाव जो था, उनके पूरे स्वभाव का एक अच्छा चित्रण की है। ठीक है, तो वो कैसे थे, किस संबंध में, मतलब वो क्या करते थे। मानव जाति ना समझा इतिहास क्रूर लंबा है। सही बात है ना, कि जो मानव जाति है, जो इंसान है, वो तो ना समझ है ही। इसका तो इतिहास बहुत लंबा है और निर्दयी है एकदम, जिसमें थोड़ा भी किसी को भी दया माया नहीं आता है। प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छाट कर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर, कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता का इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। ठीक है, प्रकृति और चेतना ने न जाने कितने निष्ठों के ऊपर ऐसे सृजन करती है
अपनी चेष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने को भी आवश्यकता नहीं समझते, कि वो उनकी समझ के परे है, अथवा उसकी सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, ठीक है, मतलब एक विशिष्ट इंसान है वो अपने समय के, अतः वो अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के विशिष्ट मतलब में नहीं है, व्यक्तिगत विशेषताओं को भी और हर चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोमपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए। मतलब उनके जो रिलेशनशिप थे वो एक नए पत्ते के जैसे थे, और पत्नी का वियोग जो है बिना पत्तों का ही हो गया, पत बगा। ने अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपादक रहे और पुत्र को शिक्षा से वंचित रखने के लिए उनकी उपेक्षा के पात्र बने। कह रहा है कि पुत्र पुत्री को जो भी थे वो सब मतलब उनके लिए कोई था, जो वो मतलब उसकी उपेक्षा के पात्र बन गए, वो उसको पढ़ा शिक्षा नहीं दे पाया अच्छा। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सहाय बनने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें निश्चल वीरता मिली है, जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा दी है। ठीक है, मतलब एकदम निश्चल स्वभाव के थे, लेकिन उनको सब लोग कायर समझता था। उनकी राजनीति कुशल नहीं थी, तो सिद्धि की निष्ठा पर्याय थे, मतलब वो राजनीतिक दाव पेच में नहीं थे, वो तो नीतिक थे। ठीक है, में छिपकर लक्ष्य पहुंचने का साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। अपने पथ की सभी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ सभी को पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। उसी को युग श्रेष्ठा साहित्यकार कहते हैं। नीला जी ऐसे साहित्यकार है जिन अनुभवों के दर्शन का विश्व साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। हाँ, उसी से उन्होंने का प्राप्त किया है। ठीक है, उनके जीवन पर संघर्ष का आघात है, वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण हैं। मतलब वो जीवन भर जो संघर्ष किए हैं उसका उससे वो आघात नहीं हुए हैं, बल्कि वो और स्ट्रांग हुए हैं, उसका प्रमाण है। ठीक है, उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी ने न अक्षर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र से अस्तित्व की है। जीवन दृष्टि से निरागी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं, जिसे अपनी महाअघरता का साथ देने के लिए और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। वो कह रही है कि मतलब वो ऐसे नहीं है कि मतलब वो अपने लिए अलंकारित, मतलब अपने को दिखाने के लिए सब कुछ करे। ठीक है, वे तो अनगढ़ मीन्स बिना गढ़ा हुआ पारस के भारी शिलाखंड है। पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े हैं, पर्वत के बहुत बड़े टुकड़े हैं। ठीक है, जहाँ वह है वहां उसका स्पर्श सुलभ है, और कहती हैं कि वो जहां भी है उसका वो स्पर्श छू सकते हैं। ओके, यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वो स्वर्ण बन जाते हैं। कह रही है कि अगर वो मानवता के लिए लोहे के समान है कि कोई उनको स्पर्श कर दे तो वो सोने के भी बन जाते हैं। पारस का मूल्यता दूसरों को मूल्य बढ़ाने में है, उसके मूल्य में कोई कुछ जोड़ सकता ला सकता। कहती है कि जो एक टुकड़ा होता है उसका सुंदरता है कि कोई उसको दूसरों को बढ़ा दे, अपने लिए उसका कोई जीना नहीं है। तो यहाँ पे उनका कि वो दूसरों के लिए जीते थे, अपने लिए नहीं कुछ करते थे। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं पहचानना कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकांकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे।
मतलब कहना है कि मतलब जो दम घमंड और जो प्रतियोगिता आजकल चल रही है, अज्ञानता की भ्रांति में लोग फैले हुए हैं, भ्रम में हैं, तो उसमें जो है स्वयं को पहचानना जो है कठिन हो जाता है। सही है, आज के युग में जो है अहंकार और इसमें इंसान भरा है, अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहा है पहचान ना। नहीं पा जैसे रहा। देखो हाँ मैम। इतना कंफ्यूजन है लोगों में कि खुद को नहीं पहचान पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन के बाद वो क्या अपने आप को कर लेते हैं नहीं समझ में आता है। तो यही कह रहे हैं कि मतलब वो अपने में खोए हुए नहीं थे, वो एक जो है एकांकी यात्रा का मूल्य आंक सके, इसमें अपने पैरों के छाप तक में आंधी खो जाती थी। वो ऐसे उनको है, लेकिन वो जो है तूफान हो जाती थी, जो निश्चित रहते थे, मजबूत थे। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। और कह रहे हैं कि निराला जी का जो साहित्य मतलब शास्त्रीय विवेचना था, जो उनका जानकारी था, वो आगामी युगों के लिए, मतलब आने वाले हर युगों के लिए भी बहुत ही सुकर रहेगी, मीन्स उनके लिए लाभदायक रहेगी, उनके लिए अच्छा रहेगा। और वो विवेचना जीवन के जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, उसे तो समकालीन ही दे सकते हैं। मतलब तो समकालीन मीन्स आने वाला जो समय है वो दे सकता है। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी का अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल, लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और सूल उनके रक्त का रंग है। और महादेवी वर्मा जी की जो भी है, जो उनकी कविता को भेगा, वो उनके एक अंग जो है होगा। उनके मान में जो हर फूल उनके चरण का चिन्ह होगा, और सूल मीन्स कांटे जो है ये रक्त का होंगे। मतलब इस पूरे लेसन में महादेवी वर्मा ने निराला जी के, ठीक है, निराला जी के पूरे स्वभाव को, व्यवहार को चित्रित किया है। ये आपके टिकट है, वो क्या है, हाँ मैम। हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम बोलो ना, मुझे आपकी आवाज बहुत कट रही थी। हेलो मैम। मेरी आ रही है क्या? बस बहुत अटक अटक के आ रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है अभी? हाँ क्लियर है। हाँ तो बोल रही ये खुद करो यार। पिछली बार भी अच्छा से लिख के नहीं दिखाए मुझे। अब जानते हो ना कैसे आप होमवर्क करके और उसका पीडीएफ बना के भेजो, और मैं चेक करके भेजूंगी। ओके? हाँ मैम। सुना ना अब्दाली? हाँ मैम। तो इसका स्वाध्याय आपको करना है। लेखिका के पास रखे 300 रुपए, इस प्रकार हो गए तरह से। एक देखो, किसी की लड़की की शादी में देना था 50 रुपए, उसमें एक हाँ, किसी की शादी में देना था, विद्यार्थी का फीस भरना था। हाँ, तो यही इसमें लिखना है, ठीक है? आप लिखोगे होमवर्क में। अतिथि की सुविधा हेतु शादी के आए, गंगा जल लेके आए थे, लोट और नया पात्र लेके आए थे, ठीक है? वो यही लिख गए। अब इससे समानार्थी शब्द लिखिए। प्रहरी, अतिथि, प्रयास, स्मृति। स्मृति का याद होता है, अतिथि का मेहमान होता है, प्रयास का मीन्स कोशिश होता है, और प्रहरी का मीन्स रक्षक होता है, ठीक है? अब देखो जो आपको से करना है, भाई रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पे अपना मत लिखना। आपके हिसाब से भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, ये आपको लिखना है। सभी आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति की सहृदय संस्कारशील होना आवश्यक है। इस विषय पर लिखो। निराला की चारित्रिक विशेषताएं लिखो, मतलब उनका चरित्र कैसा था। निराला जी के आतिथ्य भाव स्पष्ट करो। देखो जब मैथिली सड़क गुप्त जी आए थे तो उनको कितना लिखा है। निराला का मूल नाम क्या है तो लिखना स्टिंग में ही है। हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा की को दी गई उपाधि
वो पार्टी इसमें है तो पिछली बार में पढ़ाया वो देंगे। ये जो होमवर्क है वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, हाँ मैम, हाँ मैम। कुछ डाउट है बेटा? नहीं मैम। नहीं ना? मिस तो होमवर्क करोगे ना? हाँ मैम। मिस आगामी आगामी युग युग का मतलब? आगामी मीन्स आने वाला वर्ष, आने वाला ऐसे हम लोग कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं आगामी युग है, आने वाला मतलब आगामी आगे आने वाला, ओके मैम। आगे वाला और नहीं है मैम। ये सब ना, हाँ अब्दाली आप सब 100 अध्याय जो है आप खुद से करोगे और मुझे भेजोगे। अगला लेक्चर हाँ आपका मैम, कभी रहेगा? उसके पहले भेज ट्यूसडे। दो। हाँ मैम। ठीक है, ट्यूसडे ही रहेगा। और हाँ आप मैम। होमवर्क भेज दो। मैं अभी आपका मतलब मैं भी होमवर्क आपका डाल देती हूँ कि क्या आपका होमवर्क है। ठीक है, हाँ मैम। और जो भी आपको वो होगा कंफ्यूजन आप पूछना मेरे से। हाँ मैम। चलो आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया ना, दूसरा लेक्चर है। ओके मैम। चलो ओके अब्दाली, बाय बेटा।